हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कि गुप्त काल के बारे में, और गुप्त काल के हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था प्रशासन के संबंधित टॉपिक। तो प्रशासन में हमने बात की कि कैसे गुप्त काल का जो प्रशासन था वो साम्राज्य किन किन भागों में विभक्त था, किन किन इकाइयों में विभक्त था। तो इकाइयों में हमने देखा कैसे किन किन इकाइयों में बंटा हुआ था, किन किन इकाइयों में विभक्त था। तो कहने का मतलब है कि हमने देखा इकाई के रूप में सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, और प्रांत के बाद में जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम था, और ग्राम का जो प्रमुख था वो ग्रामीण या भोजक था। और ग्राम का प्रशासन गांव की सभाओं के द्वारा या ग्राम सभाओं के द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा के सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। ये यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम जो है इस टॉपिक के यानी कि लास्ट के टॉपिक को, यानी कि इस जो गुप्त काल का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो गुप्त काल की यानी कि कला व स्थापत्य से है, ठीक है। तो गुप्तकालीन कला व स्थापत्य यानी कि आप देखो कलाओं में बहुत सारी कलाएं होती है। ललित कला हो गई, ठीक है, कलाओं में जो है मूर्ति कला हो गई, कलाओं में जो है संगीत कला हो गई, ठीक है। तो इस तरह की जो है कलाएं, बहुत सारी कलाएं होती है। तो कला जो है वो इंसान को कहीं ना कहीं इंसान का अपना जो है हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति होती है। कला के माध्यम से वो अपने जीवन को, अपने आसपास के वातावरण को अभिव्यक्त करता है, और वह अभिव्यक्ति का एक साधन है जो प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। लेखन भी एक कला है, समझ रहे हो, लेखन भी एक कला है। लेखन के माध्यम से जो है इंसान जो है यानी कि राजनीतिक चीज़ों को जो है उजागर करता है, सामाजिक चीज़ों को उजागर करता है, समाज को जो है प्रदर्शित करता है, या समाज का जो है हमको स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेखन भी कला है, मूर्ति कला भी कला है, ठीक है, और जो है नृत्य भी कला है, संगीत भी कला है। तो कला व स्थापत्य, स्थापत्य में आप देखो कि भवन बनाना, भवन निर्माण करना, मंदिर निर्माण करना, ठीक है, ये स्थापत्य कहा जाता है। यानी कि किसी जो है संरचना जो है उसी संरचना को खड़ा करना, ठीक है, और संरचनाएं बनाना, ठीक है, और इन सब के जो है बेजोड़ मेल को हम कह सकते हैं कि ये जो कला व स्थापत्य का जो बेजोड़ मेल था वो गुप्त काल में अपने चरम सीमा पर था। इसलिए गुप्तकालीन हम कह सकते हैं कि साहित्य बहुत जो है हम कह सकते हैं कि एक बहुत जो व्यवस्थित साहित्य हमको देखने को मिलता है। यानी कि संस्कृत भाषा का ये हम कह सकते हैं कि एक तरह का काल माना जाता है। इसमें गुप्तों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि गुप्तों का राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और गुप्तों की राजकीय भाषा जो थी, ठीक है, वो संस्कृत भाषा थी। तो इस समय कालिदास जैसे विद्वान हुए, धन्वंतरि जैसे चिकित्सक हुआ, ठीक है, आपने देखा कि वेताल भट्ट जैसे जादूगर हुए, तो वराहमिहिर जैसे जो है फलित ज्योतिष हुए। तो इन लोगों ने बहुत सारा साहित्य लिखा। तो साहित्य के जगत में, या हम कह सकते हैं साहित्य संबंधित बहुत उत्थान हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही कला के संबंधित हमको उत्थान देखने को मिलता है, और स्थापत्य के जगत में भी हमको उत्थान देखने को मिलता है। तो आज हम बात करते हैं कि कला व स्थापत्य यानी कि गुप्तकालीन कला व स्थापत्य को पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा देना, ठीक है। और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे गुप्तकालीन कला व स्थापत्य, ठीक है दोस्तों। जब गुप्तकालीन कला व स्थापत्य पढ़ते हैं तो इसकी कुछ मैं जो है सामान्य बातें बता देता हूं। वो सामान्य बात हम सबको आनी चाहिए, ठीक है। वो सामान्य बात क्या है? जैसे सामान्य बात में अगर मैं पहली बात कहूं कि विदेशी प्रभाव से मुक्त थी, विदेशी प्रभाव से मुक्त, प्रभाव से
मुक्त। विदेशी प्रभाव से मुक्त कहने का मतलब था कि पूर्णतः भारतीय जो है स्थापत्य और कला जो है वो पूर्णतः भारतीय थी, ठीक है। यानी कि वो कहीं से विदेश से हमने कुछ भी चीज़ें जो है इसमें देखने को नहीं मिलती, विदेशी कला और स्थापत्य की झलक यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, पूर्णतः ये भारतीय थी। तो आप देखें कि इसका हमको जो है, यानी कि अगर आप गुप्तकालीन सिक्कों को देखो तो गुप्तकालीन सिक्कों में अगर आप इसका समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त में हमने पढ़ा था कि वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलाए। तो इसका मतलब है समुद्रगुप्त ने वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलाने का मतलब है दोस्तों संगीत का प्रेमी था वो, ठीक है, वो कला का प्रेमी था। तो आप देखें कि इनके सिक्कों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से हमें जो है कला व स्थापत्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति में उसने लिखा है, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में इस तरह से प्रयाग प्रशस्ति में लिखा था कि वो संगीत और कला का यानी कि मर्मज्ञ था और बहुत ही बड़ा विद्वान था, ठीक है। उसने खुद ने कविराज की जो है उपाधि धारण की थी। तो आप देखिए कि हमको जो है गुप्तकालीन अभिलेखों से, सिक्कों से भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर आपने चंद्रगुप्त द्वितीय को देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पर्यंक प्रकार के या पलंग पर बैठे हुए जो है अपना एक सिक्का जारी किया था। उसमें भी जो है उसके संगीत का, या हम कह सकते हैं एक तरह के, आप समझो कि गोष्ठी, एक तरह की जो है हम कह सकते हैं कि साहित्यिक गोष्ठी का कहीं ना कहीं हमको जो है प्रभाव देखने को मिलता है कि संभवतः वो किसी साहित्यिक गोष्ठी में जो है लीन रहा होगा। तो इस प्रकार के सिक्कों से हमको जो है इनके कला और संगीत के प्रति रुचि को जो है दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये हम कहेंगे कि विदेशी प्रभाव से मुक्त थी। इससे पहले भारत में जो कुषाण काल चला, मैंने आपको कहा कि मौर्य काल के पतन के बाद में भारत में जो है कुषाण जो है, कुषाणकालीन जो राजा या कुषाण काल जो था उसमें जो है अब उनकी जो स्थापत्य और कला को अगर हम देखते हैं, सिर्फ मैं जानकारी के अनुसार बताता हूं कि वहां पर आपको जो है यूनानी जो है कला और स्थापत्य की झलक देखने को मिलती है। तो वो मिश्रित कला थी, उसमें यूनान की जो है कला का जो है झलक देखने को मिलता है। पर ये जो गुप्त काल की जो कला है वो बिल्कुल विदेशी प्रभाव से मुक्त है। इसकी पहली जो है हम कह सकते हैं क्या है कि विशेषता है, ठीक है। दूसरी, मंदिरों का निर्माण, ठीक है। मंदिरों का निर्माण होता है यहां पर, ठीक है। और मंदिर भी कैसे, मंदिर नागर शैली के मंदिर का निर्माण, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण। ये दोस्तों जो नागर है, नागर शैली, ठीक है। भारत में 3 प्रकार के शैली के मंदिर है, उनमें से एक नागर शैली। नागर शैली मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में होता है। तो नागर जो शैली है, नागर का जो ये शाब्दिक अर्थ है ये नगर से बना है। तो नागर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नगर से बने, क्योंकि नगरों में निर्माण किए गए थे, इसलिए वो नागर शैली के मंदिर है। नागर शैली के मंदिर आपको दिखेंगे हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, ठीक है। अब कहीं कहीं और भी मिल सकते हैं, पर ये इनकी एक जो है बाउंड्री जो है वो है हिमालय से लेकर जो है, क्योंकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं और लगभग उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं हमको। तो मंदिरों का निर्माण इस काल में होता है। और गुप्तकालीन जो हम कह सकते हैं प्राचीन जो मंदिर है या गुप्तकालीन जो निर्मित सर्वप्रथम मंदिर जो है वो जो है सांची का मंदिर, ठीक है। तो गुप्तकालीन जो निर्मित प्रथम मंदिर है वो सांची का मंदिर, गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर, अगर हम ऐसे लिखें गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर सांची का मंदिर, यानी एमपी सांची का मंदिर, ठीक है दोस्तों। ऐसा है कि गुप्तकाल में जो है 3 जो है कला के प्रमुख केंद्र थे,
यानी कि कला के जो मुख्य केंद्र थे वो 3 थे। हम सब जानते हैं ये जो है मथुरा, पाटलिपुत्र एवं सारनाथ, ठीक है। तो मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ ये कला के जो है 3 हम कह सकते केंद्र थे। तो कला के 3 केंद्र कौन कौन से थे? गुप्तकालीन कला केंद्र यानी मथुरा, ठीक है। फिर आप कहोगे पाटलिपुत्र तथा सारनाथ। ये 3 कला के केंद्र थे। और आपके एग्जाम में अगर ये पूछ ले जाए कि गुप्तकालीन जो मुख्य कला केंद्र कौन सा था, इनमें से जो है प्रमुख या मुख्य कला केंद्र कौन सा था, तो आप कहोगे कि ये 3 कला केंद्र तो था ही, पर इनमें से सबसे प्रमुख जो कला केंद्र था वो था सारनाथ। तो हम कहेंगे कि मुख्य कला केंद्र कौन सा था? मुख्य कला केंद्र दोस्तों सारनाथ। मुख्य कला केंद्र सारनाथ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने जो है गुप्तकालीन कला के बारे में हमने एक छोटी सी जानकारी ली, एक छोटा सा जो हमने यानी कि सारांश पढ़ा कि ये कला का जो पिलर थे, जो स्तंभ थे, वो किन किन पर खड़ी थी। तो हमने देखा कि ये इस तरह से कला की इसकी विशेषता ये रही कि कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात करी कि एक तो विदेशी प्रभाव से बिल्कुल मुक्त थी, ठीक है। दूसरा हमने देखा मंदिरों का जो निर्माण हुआ, इसमें मंदिरों का निर्माण हुआ। किस तरह के मंदिरों के? नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। नागर शैली में मैंने आपको बता दिया कि नागर शैली जो है कहाँ से कहाँ तक जो है मंदिर में जो है गर्भगृह, शिखर होता था मंदिर में, ठीक है। तो गर्भगृह के ठीक ऊपर का भाग जो होता है, जैसे आप इस तरह का मंदिर है तो ये वाला भाग जो है शिखर है, यानी जहाँ हमारी मूर्ति विराजमान, गर्भगृह वो होता है जहाँ पर देवताओं की मूर्ति जो है स्थापित की जाती है, और उसी के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं शिखर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन जो प्राचीन मंदिर था वो सांची का मंदिर था, ठीक है। गुप्तकालीन कला केंद्र जो है मथुरा, पाटलिपुत्र तथा सारनाथ। तो मुख्य कला केंद्र कौन था? सारनाथ था। यहाँ जो है बुद्ध की मूर्तियां खूब मिली है, ठीक है। तो बुद्ध की मूर्तियां यहाँ प्रमुख रूप से बहुत सारी मिलती है, ठीक है। तो ये हमने देखा मुख्य कला केंद्र सारनाथ। अब हम बात करते हैं कि मैंने कहा कि कला, स्थापत्य, साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को भारत का क्या माना जाता है? गुप्त काल को भारत का हमने जो है कल भी बात की कि जो है स्वर्णिम युग माना जाता है, और गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो स्वर्णिम युग और यह गोल्डन एज माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये सवाल आता है इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं कि गुप्त काल को जो है स्वर्णिम युग माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन कला व स्थापत्य। तो आप देखोगे गुप्तकालीन कला व स्थापत्य में मंदिर, ठीक है, प्रमुख रूप से हम 4 भागों में बांट चुके हैं। मूर्ति कला, और फिर हम कहेंगे मर्ण मूर्तियां। तो मर्ण मूर्तियां जो है वो बेसिकली ये 4 भागों में हमने चीजों को बांटा है: मंदिर, गुहा तथा स्तूप, स्थापत्य, मूर्तिकला और मर्ण मूर्तियां। मंदिर में कुछ प्रमुख मंदिरों का निर्माण हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुप्तकालीन ऐसे कौन कौन से मंदिर जो है बनाए गए, उनके जगह का नाम पूछ लिया जाता है कई बार, और कई बार आपको मैच करने पड़ते हैं। 3-4 मंदिर दे दिए, इधर 3-4 जो है स्थान का नाम दे दिया, तो आपको उसको मैच करके बताना पड़ता है, ठीक है। तो हम जो गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले मंदिर में अगर हम बात करें, तो मंदिर की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख मंदिर हम देख लेते हैं कि प्रमुख मंदिर में भीतरी गांव मंदिर,
ठीक है। ये भीतरी गांव मंदिर जो है कानपुर यूपी, ठीक है। तो भीतरी गांव मंदिर कहां है? कानपुर यूपी। सिरपुर का मंदिर, ठीक है। ये जो सिरपुर का जो मंदिर है, ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये कहां है? रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, ठीक है। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर, और इधर हम लिख देंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे में हम लिखेंगे पहाड़पुर, ठीक है, पहाड़पुर मंदिर। पहाड़पुर मंदिर ये बांग्लादेश में मिला है, ठीक है। कहां पर? यानी कि बांग्लादेश। तो पहाड़पुर मंदिर जो दोस्तों मिला है वो हमको मिलता है कहां से? वो हमको मिलता है बांग्लादेश से। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर हम कह सकते हैं कि इन मंदिरों के बारे में हमको जो है पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको इनके बारे में जो है याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर, और ये कहां है? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर ये एमपी में है। इसमें भगवान नरसिंह की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? भगवान नरसिंह की मूर्ति है। जो हम कहते हैं कृष्ण का, नरसिंह जो अवतार हुआ था उसकी मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है हमको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये है झांसी के ललितपुर में। झांसी यानी यूपी, ठीक है। तो झांसी के ललितपुर में जो है बेसिकली, अगर मैं यहां लिख दूं ललितपुर, ठीक है, ललितपुर, झांसी यूपी में, ललितपुर में। तो यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया कि गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, तो गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मंदिर है ये, ठीक है। तो गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी में है। एक मंदिर है जिसके बारे में हमको ध्यान होना चाहिए, नचना कुठार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है। पार्वती मंदिर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये बेसिकली यूपी में है, ठीक है। तो यूपी में ये मंदिर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में बात की, इन मंदिरों को आप ध्यान रखना। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़, भीतरी गांव मंदिर कानपुर, पहाड़पुर मंदिर बांग्लादेश, और तिगवा का विष्णु मंदिर एमपी में है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर यूपी में है। तो ये कुछ मंदिर है जो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जिसके लिए हम बात करते हैं मूर्तिकला की, ठीक है। तो मूर्तिकला को हम बात कर सकते हैं। मूर्तिकला को हमने 3 जो है भागों में बांट दिया है। मूर्तिकला आप देख रहे हो कि एक बौद्ध मूर्तियां, एक जैन मूर्तियां, ठीक है, और एक ब्राह्मण मूर्तियां, ठीक है।
बौद्ध मूर्ति, जैन मूर्ति और ब्राह्मण मूर्ति। ठीक है, तो मूर्ति कला यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मूर्ति कला में जो है गुप्त काल सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। और आप देखोगे शिव की, विष्णु की, सबसे ज़्यादा विष्णु की और शिव की, और हम कह सकते हैं शक्ति की मूर्ति यहाँ पर, यानी कि देवी की मूर्तियाँ जो है यहाँ पर देखने को मिलती है हमको। ठीक है, तो शिव, विष्णु और देवी की मूर्तियाँ जो है यहाँ जो है गुप्त काल में देखने को मिलती है। और गुप्त काल में जो है ब्राह्मण धर्म का उत्थान होता है दोस्तों, ब्राह्मण धर्म का उत्थान होता है। तो हमको ये मालूम है कि मौर्य जो काल था, मौर्य काल में जो है जैन और बौद्ध धर्म को जो है प्रोत्साहित किया गया था, ब्राह्मण धर्म को धीरे धीरे हाशिए पर आ गया था। आपने देखा शुंग काल में जो है ब्राह्मण धर्म को जो है उत्थान, ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित करने का या ब्राह्मण धर्म का उत्थान करने का प्रयास किया गया। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है ये कार्य करने का जो है एक हम कह सकते हैं प्रयत्न किया, कोशिश ज़रूर की। और इसकी जो है चरम जो है हम कह सकते हैं कि चरम सीमा हमको कहाँ मिलती है, चरम सीमा हमको गुप्त काल में मिलती है। गुप्त काल में जो है ब्राह्मण धर्म और हिंदू संस्कृति को बढ़ाया गया और इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे मूर्ति कला में हमने बात करी कि ये जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला में बेसिकली हमने सारनाथ की मूर्ति के बारे में, यानी कि सारनाथ में की मूर्ति जो है यहाँ पर जो है धर्म चक्र परिवर्तन, मुद्रा में, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में जो है यानी कि किसकी मूर्ति मिली है, पद्मासन में बैठे हुए, हम एक और कह सके पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली, तथा पद्मासन में बैठे हुए, मैं यहाँ लिख देता हूँ पद्मासन में बैठे हुए। ठीक है, तो पद्मासन में विराजे हुए जो है बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। सुल्तानगंज से हमको जो है, सुल्तानगंज यानी कि बिहार से, तो सुल्तानगंज बिहार से भी हमको जो है बेसिकली क्या मिलती है, बुद्ध की मूर्ति मिलती है। ठीक है, बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, कांगड़ा यानी कि पंजाब, पंजाब से भी हमको जो है बेसिकली, मैं इन्हें यहाँ लिख देता हूँ, कांगड़ा जो है बेसिकली पंजाब से, पंजाब में हमें बुद्ध की पीतल की मूर्ति मिलती है। तो बुद्ध की पीतल की मूर्ति मिलती है, पीतल की मूर्ति। ठीक है, तो यहां से हमें बुद्ध की पीतल की मूर्ति मिलती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आगे की जो हमारी बात है वो है जैन मूर्ति। ठीक है, मैं यहां से जो है एक अलग टॉपिक लेता हूं, जैन मूर्ति। ठीक है, जैन मूर्ति में आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। जैन मूर्ति ये मिलती है चौसा से, चौसा से ऋषभदेव की मूर्ति मिलती है। यानी कि ऋषभदेव कौन थे, ऋषभदेव यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति कहाँ से मिलती है, चौसा से। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। इनका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है ऋषभ के नाम से। ठीक है, तो खैर अब हम बात करते हैं ब्राह्मण मूर्तियां। ठीक है, ब्राह्मण मूर्तियां या ब्राह्मण मूर्तियां जो हैं, तो आप देखो कि ब्राह्मण मूर्तियां जो है बहुत सारी जगह से मिली है। ब्राह्मण मूर्तियां हमें जो 3-4 इंपॉर्टेंट जो हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमको यहाँ ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कि उज्जैन से 10 भुजी शिव की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो 10 भुजी शिव के 10 भुजाएं, और वो मूर्ति हमको जो है
कहाँ से प्राप्त होती है? वो हमको उज्जैन से प्राप्त होती है। विदिशा यानी कि एमपी में हरिहर की मूर्ति प्राप्ति होती है। यहां से हमको हरिहर की मूर्ति प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें कि वैष्णव की हमको चतुर्भुज मूर्तियां भी यहां पर प्राप्त होती है। और काशी से हम जो कृष्ण लीलाएं संबंधित मूर्तियां प्राप्त होती है। तो काशी से हमें जो है कृष्ण लीलाएं संबंधित मूर्तियां प्राप्त होती है। और इधर से अगर हम बात करते हैं तो एक हमको जो है महिषासुर जो है वध करते हुए मां जो है दुर्गा की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो उदयगिरी गुफा से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। उदयगिरी गुफा से महिषासुर वध करते हुए, उदयगिरी गुफा से महिषासुर वध करते हुए मां दुर्गा की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, ठीक है, ये मूर्तियां जो हैं हमको प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं एक बार फिर से बता दूं। उज्जैन से हमको 10 भुजी शिव की मूर्ति प्राप्त होती है। विदिशा से हरिहर की मूर्ति प्राप्त होती है। काशी से हमको जो है कृष्ण लीलाएं संबंधित मूर्तियां प्राप्त होती है। उदयगिरी गुफा से महिषासुर वध करते हुए मां दुर्गा की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक था वो था गुहा स्थापत्य। ठीक है, तो गुहा स्थापत्य संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, गुहा स्थापत्य। अब गुहा स्थापत्य से अगर मैं आपको बात करूं तो हमको जो है 2 गुफाएं मिलती है। एक ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं और एक हमको मिलती है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। ठीक है, तो ब्राह्मण गुफाएं, ठीक है, और दूसरी हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएं, धर्म से बौद्ध धर्म या बौद्ध गुफाएं, ऐसे लिख सकते हैं, बौद्ध गुफाएं। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण गुफाओं में जो इंपॉर्टेंट है वो है उदयगिरी की 20 गुफा, उदयगिरी की 20 गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं यानी एमपी। ठीक है, ये एमपी की गुफाएं। उदयगिरी वैसे जो है उड़ीसा में भी है, पर यहाँ एमपी में। तो उदयगिरी की 20 गुफाएं, ये जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं थी। और इसमें हम बात कर सकते हैं कि ये जो गुफाएं थी, तो इसमें जो है बेसिकली केवल एक गुफा, 20 गुफाओं में से केवल एक गुफा, ठीक है, वो जैन धर्म से संबंधित है। तो केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित, ठीक है, ये एक गुफा जो थी वो जैन धर्म से संबंधित थी। ठीक है, इनको मिथ्या गुफाएं भी कहते हैं। तो उदयगिरी की गुफाओं को क्या कहते हैं? मिथ्या गुफा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बौद्ध गुफाएं। बौद्ध गुफाएं हमको जो है यानी कि 2 जगहों से मिलती हैं। ऐसे हम कह सकते हैं बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हमको 2 गुफाएं मिलती हैं, बाघ गुफाएं तथा अजंता।
गुफाएं। देखो बाघ गुफाएं हैं एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफाएं एमएच यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। बाघ गुफाएं जो है, बाघ गुफाओं में एक जो है हम कह सकते हैं, जैसे पहले मैं अजंता गुफाओं की बात कर लेता हूं कि अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता गुफाएं। तो अजंता गुफाओं में जो है 16, 17, 19 जो गुफाएं हैं वो बौद्ध यानी कि गुप्तकालीन गुफाएं मानी जाती है। 16, 17 और 19, ठीक है। तो 16, 17, 19, 17 तथा 19, 16वीं, 17वीं तथा 19वीं गुफाएं गुप्तकालीन, ठीक है। तो जो 16वीं 17वीं है, ठीक है, यानी कि ये 16वीं 17वीं जो गुफाएं हैं उस गुफा को गुफा विहार कहते हैं, गुफा विहार, ठीक है। और 19वीं जो गुफा है वो चैत्य गुफा है। गुफा विहार और चैत्य में क्या अंतर होता है कि बुद्धकालीन जो साधु सन्यासी थे, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, वो जो है पूजा पाठ करने के लिए चैत्य यानी कि जहां पर पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है, धार्मिक कार्य जो है चैत्यों में किया जाता था, और इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। तो गुप्तकालीन भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था, विहार, ठीक है, और उनके पूजा स्थलों को क्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको आनी चाहिए, और एक साधारण सी बात है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य जो है बौद्ध भिक्षुओं की पूजा स्थली, ये ध्यान रखो आप साधारण भाषा में, और विहार जो है उनके रहने का स्थान, ठीक है। अब जो है 17वीं गुफा में सबसे ज्यादा शैल चित्र या भित्ति चित्र, ठीक है, सबसे ज्यादा भित्ति चित्र जो है 17वीं गुफा में मिलते हैं। तो 17वीं गुफा में सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा जो है भित्ति चित्र मिलते हैं। तो 17वीं गुफा में भित्ति चित्र सबसे अधिक, ठीक है। भित्ति चित्र जो है दीवारों पे बनाए हुए चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है, ठीक है। अब हमने बात की कि 16वीं 17वीं 19वीं गुफा। अब हम बात करते हैं कि बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, एमपी में है। एमपी में इसी बाघ की गुफाओं की दूसरी जो गुफा है, बाघ गुफाएं, इस दूसरी गुफा को कहते हैं पांडवों की गुफा कहते हैं, ठीक है। किसकी गुफा कहते हैं, पांडवों की गुफा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बाघ गुफा एमपी, ठीक है। दूसरी गुफा को पांडवों की गुफा, और चौथी गुफा को रंगमहल गुफा कहते हैं, रंगमहल गुफा, ठीक है। तो चौथी गुफा को रंगमहल गुफा कहते हैं। तो हमने देखा यानी कि गुफाएं जो है वो हमको जो है दो प्रकार की गुफाएं इधर हमको मिलती है। अजंता गुफा जो बौद्ध धर्म से है, ये महाराष्ट्र में, एमएच यानी कि महाराष्ट्र, और ये एमपी से रिलेटेड गुफा है, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट ये बताया, यहाँ पर 16वीं 17वीं 19वीं जो गुफा है वो जो है गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में कुछ जो है मूर्ति कला में, जैसे कि बुद्धकालीन यानी कि गुप्तकालीन जितने भी
जो मूर्ति कला थी वो उसकी विशेषता ये थी कि ये लाल पत्थरों से बनी होती थी, ठीक है। तो लाल पत्थरों से बनी होती थी, विदेशी प्रभाव से मुक्त होती थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ बनी हैं वो सारनाथ में बनी हैं गुप्त काल में, और बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ जो है 3 चीज़ें ध्यान रखें कि इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेंशन करना, जो है मैंने वहाँ मेंशन नहीं कर पाया, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि मूर्ति कला में जो पत्थर यूज किया गया था वो लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। और गुप्त काल अपने आप में इसलिए फेमस है कि गुप्तकालीन जो मंदिर थे और गुप्तकालीन जो निर्माण था वो पत्थरों से और ईंटों से निर्मित था। बाकी आप जो है अगर आप मौर्य काल का अगर आप स्थापत्य कला देखो, मौर्य काल के आप जो है कितने और भी जो है हम कह सकते हैं स्थापत्य अगर आप देखते हो तो मौर्यकालीन जो स्थापत्य था वो लकड़ी से निर्मित था, ठीक है। यहाँ पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए जो है उनके अवशेष अब तक हमारे पास में अब वो अवशेष जो है सुरक्षित नहीं रह सके क्योंकि लकड़ी थी, और लकड़ी जो है हम जानते हैं कि लकड़ी की आयु कम होती है, इसलिए उनके अवशेष हमारे पास में नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास अवशेष अभी गुप्तकालीन भी नहीं है, पर ये पत्थरों से जो है निर्मित थे, पाषाणों पर निर्मित थे, ईंटों से निर्मित थे। तो आज भी हमारे पास में गुप्तकालीन जो है कुछ स्थापत्य हमको आज भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बड़ा अंतर था, इन्होंने पाषाणों को ईंटों से जो है निर्माण कार्य चालू करवाए, बड़े पैमाने पर करवाए, ठीक है। और अगर मौर्य काल में देखें तो वो लकड़ी से जो है बेसिकली लकड़ी से जो है निर्मित जो है हम कह सकते हैं स्थापत्य था उनका पूरा, ठीक है। तो वो ज़्यादा दिनों तक जो है उसकी आयु जो थी वो कम रही, इसलिए हमारे पास में अभी कोई भी स्थापत्य जो है वो नहीं, या राजप्रसाद राजमहल हमको देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि राजप्रसाद राजमहल जो है हमको गुप्तकालीन जो राजप्रसाद राजमहल भी देखने को नहीं मिलता है, फिर भी ठीक है हम अभिलेखों के माध्यम से जो है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो हमने जो है लगभग ये सारा टॉपिक जो है क्लियर कर दिया, ठीक है। और अंतिम मैं बात ये कहना चाहता हूँ आपको कि कुछ जो मर्ण मूर्तियाँ हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी अपना डिस्कशन बाकी है, तो मैं मर्ण मूर्तियों की आपसे छोटी सी जो है हम कह सकते हैं इस टॉपिक पर मर्ण मूर्तियों पर पढ़ लेते हैं। और इस टॉपिक को आप मैं फिर से कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ये टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मर्ण मूर्तियों में जैसे मैंने आपको कहा कि पहाड़पुर जो है मर्ण मूर्तियाँ जो है हमारे पास में हैं, मूर्तियाँ पहाड़पुर यानी कि पहाड़पुर कहाँ दोस्तों, पहाड़पुर हमने अभी बात की है, पहाड़पुर बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। यहाँ से कृष्ण लीलाएं संबंधित मूर्तियाँ हमको मिलती है, ठीक है। तो पहाड़पुर से हमको जो है कृष्ण लीलाओं से संबंधित हमको मूर्तियाँ मिलती हैं, कृष्ण लीलाओं से संबंधित मूर्तियां। तो कृष्ण लीलाओं से संबंधित मूर्तियां हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट जो है हमारे मूर्ति का यानी कि मर्ण मूर्तियों में हमारा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि पहाड़पुर से हमको कृष्ण लीलाओं से संबंधित मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी, और तब तक जो है आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए, इस टॉपिक को पढ़िए, फिर से मैं जो है जोर डाल के कह रहा हूँ, और जो है इसको ध्यान से इसके सारे के सारे नोट्स बनाइए। थैंक यू।